नमस्कार बच्चों। आज के इस हिंदी कालांश में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भला ऐसा कौन होगा जिसका मन पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए मचलता ना हो। अगर कोई व्यक्ति सुदूर हिमालय तक उसे जाने का अवसर ना मिले तो भी वह अपने आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने का अवसर कभी भी हाथ से जाने नहीं देता। ऐसे में अगर किसी कवि की कविता आपको कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति करा जाए, जैसे कि आप अभी अभी किसी पर्वतीय अंचल का भ्रमण करके लौटे हैं, तो फिर कहना ही क्या। आइए ऐसे ही एक कवि, छायावाद के युग स्तंभ, प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी की कविता का हम अध्ययन करते हैं। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कविता पर्वत प्रदेश में पावस, कवि सुमित्रानंदन पंत। कवि एवं काव्य परिचय देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। बाल्यकाल से ही इन्होंने काव्य लेखन शुरू कर दिया था। पंत जी की प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी को 1961 में इनके काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से तथा 1969 में चिदम्बरा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, गुंजन, लोकायतन आदि। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयोगुणा। इस श्लोक के आधार पर जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम उपमा अलंकार के लिए सर्वप्रथम आता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य में पंत जी का नाम उपमा अलंकार के लिए सबसे पहले प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति के रोमांच तथा उसके सौंदर्य को आंखों से निरखने की अनुभूति ये कविता हमें देती है। कवि की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए हमें ऐसी अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की दीवारें कहीं विलीन हो गई हैं और हम किसी सुरम्य स्थल पर जा पहुंचे हैं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक सुंदरता का तथा वहां के वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर तथा सजीव वर्णन किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पावस ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र, पल पल का मतलब है क्षण क्षण, परिवर्तित का मतलब है बदला हुआ, प्रकृति वेश का मतलब है प्रकृति। अर्थात पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु थी वर्षा का मौसम था पर्वत प्रदेश में, और प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। अर्थात कहना यह है कि वर्षा के मौसम में प्रकृति क्षण क्षण पे अपना रूप बदल रही थी। इस पंक्ति का अर्थ होगा, पर्वत प्रदेश में बरसात का मौसम था जहां प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। दृग सुमन का अर्थ है, का मतलब है पुष्प रूपी नेत्र, अपार का मतलब है विशाल, सहस्त्र का मतलब है हजारों, फाड़ का मतलब है खोलकर, मेखलाकार का मतलब है गोलाकार। अर्थात पर्वत जो है वो विशाल गोलाकार रूप में वहां पे स्थित है। पर्वत किस रूप में स्थित है बच्चों? तो पर्वत मेखलाकार यानी गोलाकार रूप में स्थित है, और उस गोलाकार रूप में स्थित होकर के वो अपने हजार फूल रूपी आंखों से, अपने हजार फूल रूपी आंखों को खोलकर, कवि का कहना है कि पर्वत प्रदेश पे जो फूल खिले हुए हैं
वो इस तरह से प्रतीत हो रहे हैं कि मानो पर्वत की आंखें हैं और पर्वत ने अपनी आंखों को खोल करके, आइए इसका पूरा अर्थ देखते हैं कि सामने गोल आकार में विशालकाय पर्वत फैला हुआ है और उसके ऊपर खिले हुए हजारों फूल पर्वत की आंखों के समान लग रहे हैं। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक का मतलब है देखना, महाकार बड़ा आकार, निज अपनी। अवलोक अर्थात नीचे जल में। अब पर्वत के जो गोलाकार रूप में है, जिसमें फूल रूपी नेत्रों से अपने वो जो नीचे देख रहा है, वो किधर किस में देख रहा है बच्चों? तो अवलोक रहा है बार बार, अर्थात वो नीचे जो विशाल जल है, जो नीचे विशाल जल की राशि है, जो नीचे तालाब है, उसमें वो निज महाकाल अपने विशाल रूप को अपने फूल रूपी आंखों से बार बार देख रहा है। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के नीचे जो एकत्रित जल है, उसमें वो पर्वत बार बार अपने विशाल आकार को देख रहा है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। आइए अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ एक साथ समझते हैं। तो कवि पंत जी पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में बरसात का मौसम है, जहां प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही है। सामने गोलाकार में विशालकाय पर्वत फैला हुआ है और उसके ऊपर हजारों फूल खिले हुए हैं, जो पर्वत की आंखों के समान लग रहे हैं। पहाड़ के नीचे जो जल एकत्रित है, वह विशाल दर्पण के समान लगता है और ऐसा लग रहा है जैसे उस एकत्रित जल में पर्वत बार बार अपने विशाल आकार को देख रहा है। आइए अब हम दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। दर्पण सा का मतलब है शीशे जैसा, ताल का मतलब है तालाब, पला का मतलब है संरक्षण वाली। जिसके चरणों में अर्थात पर्वत के चरणों में, पर्वत के कदमों में तालाब फैला हुआ है और वो तालाब किसके जैसा संरक्षित हो रहा है, किसके जैसा संरक्षण पा रहा है? मानो वो एक सुंदर दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है और वो पर्वत के नीचे जो है वो खुद अपना संरक्षण प्राप्त कर रहा है। पर्वत के नीचे जो तालाब है वो दर्पण के समान दिखाई दे रहा है। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं कि पर्वत के पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब है, जो बिल्कुल शीशे की तरह स्वच्छ है, जिसमें पर्वत का प्रतिबिंब दिख रहा है। अब यहाँ पे कवि ने पर्वत प्रदेश में जो झरने हैं, उन झरनों का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरिका का मतलब है पर्वत, मद में का मतलब है मस्ती में, नस नस का मतलब है रग रग में, उत्तेजित का मतलब है जोश में, गौरव का मतलब है महिमा। गिर का गौरव। अब पर्वत प्रदेश में से जो झरने नीचे आ रहे हैं, उनकी आवाज ऐसे लग रही है, जो झरनों के गिरने से बच्चों जैसे झरझर की जो आवाज हो रही है, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो वो पर्वत की महिमा का बखान कर रहे हैं, पर्वत की गौरव गाथा का बखान कर रहे हैं। और मद में नस नस उत्तेजित कर, और उसकी जो आवाज है, झरनों के गिरने की जो आवाज है, वो मद में यानी मस्ती में, रग रग में, रोम रोम में, वहाँ के लोगों के रोम रोम में उत्साह का संचार कर रही है।
आइए बात इसका अर्थ देख लेते हैं कि पर्वत की महानता का गीत गाते हुए झरझर करते झरने हमारी रगों में नया जोश भर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब वो झरने जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं तो वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, इसका वर्णन कवि ने करते हुए यहाँ पे बताया है। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। झरते का मतलब है गिरते, लड़ियों का मतलब है माला, झाग का मतलब है फेन, निर्झर का मतलब है झरना। तो मोती की लड़ियों से सुंदर ऊपर से गिरते हुए झरने झाग से भरे हुए हैं, और वो झाग से भरे हुए झरने कैसे लग रहे हैं, जैसे कि मोती की एक सुंदर माला हो। यहाँ पे बच्चों हमने पहले ही देखा है कि पर्वत कैसे है, गोलाकार रूप में है, और जब उस पर्वत से झरने नीचे गिर रहे हैं तो वहाँ झाग के कारण ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो कोई मोती की सुंदर माला लगी हो, मोती की कोई सुंदर माला रखी हुई हो। इसका अर्थ देख लेते हैं कि पहाड़ों से झरने वाले जल झाग की तरह गिरते हुए मोतियों के समान, मोती की माला के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आइए अभी दोनों पंक्तियों को हम फिर से पढ़ लेते हैं कि जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। आइए अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ एक साथ समझते हैं। कवि कहते हैं कि पर्वत के पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब है जो बिल्कुल शीशे की तरह स्वच्छ है, जिसमें पर्वत का प्रतिबिंब दिख रहा है। पर्वत की महानता का गीत गाते हुए झरझर करते झरने हमारी रगों में नया जोश भर रहे हैं। पहाड़ों से झरने वाले जल झाग की तरह गिरते हुए मोतियों के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, कविता का शेष भाग हम अगले हिंदी कालांश में पढ़ेंगे।